हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय बिश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। वर्ब की तीसरी क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक हम करेंगे डिस्कस कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कई बार हमें कंफ्यूजन होता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल जनरली पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक जगह समराइज करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कई बार आ जाती हैं और हमें डिफरेंशिएट करने में मुश्किल होती है, तो वो कुछ हमारे पास है। यहाँ से कुछ बेसिक बातें हम सीखेंगे जिससे हमें काफ़ी चीज़ों की पहचान होगी। और वर्ब को पहले स्टार्ट करने का इरादा भी यही था मेरा, क्योंकि वर्ब से स्टार्ट करने का मतलब है कि आपका बेसिक काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। बेसिक बहुत होता है। वर्ब और टेंस दो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें बहुत कुछ बेसिक्स की चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत आगे तक काम आती हैं। चलो खैर शुरू करते हैं। मैं आपसे कहूँ कंफ्यूजन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में कंफ्यूजन दूर करना है तो कैसे करेंगे साहब। कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, एक सेंटेंस मैंने लिखा, आपको ये स्ट्रक्चर मैंने लिख के दी है, 3 स्ट्रक्चर्स लिखी हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बड़ा टॉपिक भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। आ जाओ जरा शुरू करते हैं। देखो, एक बात तो तुम्हें ये पता हो कि कभी भी अगर नॉट आया है सेंटेंस में, अगर कभी भी नॉट आया है तो ध्यान रखना, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा अगर आप कभी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो ध्यान रखना सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट से पहले किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। या इन दोनों बातों का ऐसे भी कह दे, कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पहचाननी है तो पहचानने के लिए ही आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि नॉट से पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा हमेशा, और नॉट के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब आएगी। ठीक है। अगर कहीं नॉट आया है तो उसका मतलब ये बात श्योर है, या 100% हम इस बात को लेकर श्योर हो सकते हैं कि नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगी और नॉट के बाद मेन वर्ब होगी। या हम ऐसे कहें, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से पहले जो वर्ब रखी होगी वो कैसी वर्ब होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। इस बात को लेकर भी हम श्योर हो सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेंटेंस में, अगर मैं स्ट्रक्चर मानने की बात करूं कि एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में से कौन सी एक आनी हो तो क्या आ सकती है, तो तुम्हें यह भी पता हो कि बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। अगर अकेली वर्ब आएगी तो वो अकेली वर्ब कौन सी वर्ब होगी? मेन वर्ब होगी। अगर अकेली वर्ब आएगी तो कौन सी वर्ब होगी? मेन वर्ब होगी। अगर अकेली आई है तो, है ना। एक से ज्यादा वर्ब आई है तो दो वर्ब है तो एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब। पहले हेल्पिंग वर्ब रखी होगी, बाद में मेन वर्ब रखी होगी। 3 वर्ब आई है, 2 हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब। 4 वर्ब्स हैं तो 3 हेल्पिंग वर्ब है एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब इन जनरल एक ही होती है, बशर्ते किसी कंजक्शन वगैरह से ना जोड़ी गई हो। ठीक है, एक बात। दूसरा, ये दोनों बातें तुम्हें क्लियर हो, है ना। कि हेल्पिंग वर्ब की पहचान कैसे करेंगे? अगर नॉट से पहले रखा है हेल्पिंग वर्ब है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले रखी है हेल्पिंग वर्ब है, और अगर वर्ब अकेली आई है तो वो मेन वर्ब है, और उसके साथ में 2-3 वर्ब आई है तो लास्ट वाली वर्ब मेन वर्ब है, उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब है। बोले सर कैसे, जरा बताओ। तो अगला पीपीटी देखो जरा, क्या हो जाता है ये। आ जाओ नेक्स्ट देखो। देखो जरा, जैसे मैंने कहा कि ऐसा भी पॉसिबल है। बोले सर दो दो वर्ब आ जाए, मैंने कहा तो बिल्कुल पॉसिबल है कि सब्जेक्ट आ जाए, 2 वर्ब आई हैं तो एक मेन वर्ब होगी साहब, और उससे पहले वाली क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। बहुत बढ़िया। मैं आपसे कहूं कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाए, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। देखो जरा कितनी बढ़िया स्ट्रक्चर लिखी है। सब्जेक्ट आया आपका, बोले सर ठीक है, एक एक ही मेन वर्ब होगी जो बाद में होगी, और मेन वर्ब के अलावा बाकी जो होंगी वो हेल्पिंग वर्ब होंगी, जैसे हेल्पिंग वर्ब 1 और हेल्पिंग वर्ब 2। जैसे मैं कहता हूं कि जैसे हम कहते हैं कि, जैसे मैं इस सेंटेंस की बात करूं, पहले वाले सेंटेंस की बात करें हम, इससे पिछले वाले की, तो मैं कह सकता हूं कि आई टीच इंग्लिश डॉट 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 का मतलब आगे कुछ भी आ जाए। आई टीच इंग्लिश, टीच अकेला आया है तो आप उसको मेन वर्ब मान सकते हैं। इस वाली स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो मैं कहूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो एम हो गई हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग हो गई मेन वर्ब। क्लियर होनी चाहिए बात। नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब पहली और हेल्पिंग वर्ब दूसरी, उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद 2 हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि आई हैव बीन टीचिंग। आई हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब, और टीचिंग आपकी मेन वर्ब। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 8 ईयर्स, फॉर 8 ईयर्स, सिंस नहीं, सॉरी। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 8 ईयर्स, कि मैं कहूं मैं पिछले 8 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो आई हैव बीन टीचिंग, तो हैव और बीन हेल्पिंग वर्ब और टीचिंग आपकी मेन वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बोले सर ऐसा भी हो सकता है 3 आ जाए। भाई वैसे तो कम होता है लेकिन हो सकता है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब 1, हेल्पिंग वर्ब 2, हेल्पिंग वर्ब 3, लेकिन मेन वर्ब कितनी ही होगी? मेन वर्ब एक ही होगी। ठीक है, मेन वर्ब कितनी होगी? मेन वर्ब एक ही होगी। जैसे मैं कहता हूं कि कहीं आ जाए विल हैव बीन टीचिंग। विल हैव बीन टीचिंग, तो विल हैव और बीन तीनों हेल्पिंग वर्ब, और टीचिंग आपका क्या बनेगा? बोले सर मेन वर्ब बनेगा।
तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर भी आपके सामने आ सकती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि आपको नॉट लगाना है तो हमेशा ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगता है। जैसे यहाँ नॉट लगाना है तो बीच में नॉट लग सकता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। जैसे यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, या मैंने कहा बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है, ये तीसरी नंबर, ये दूसरा नंबर, ये पहला नंबर, हमेशा पहले वाले नंबर के बाद, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए, प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए। और यहां से हमने थोड़ा डिफरेंशिएट करने की भी कोशिश करी कि मेन वर्ब एक होगी, बाकी आगे की सारी जो होंगी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे अच्छा सारी मुश्किल है क्या, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। जरा एक बार देखो, पहले दो सेंटेंस देखो, ज्यादा नहीं कहूंगा, ठीक है। पहले दो सेंटेंस देखो, ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं कहूं यू हैव नो फ्रेंड, हैव यू नो फ्रेंड, यू हैव नो फ्रेंड। देखो मैंने आपसे कहा पहला सेंटेंस है यू हैव नो फ्रेंड। अब देखो यहां पे ना तुम्हें समझना पड़ेगा, यू सब्जेक्ट हो गया, हैव अकेला है तो मेन वर्ब हो गया, नो ध्यान रखना नो और नॉट में फर्क होता है। नो होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, किसके साथ आता है, नाउन के साथ आता है, ध्यान रखना। और जो नॉट होता है साहब, नॉट की जाति एडवर्ब होती है, नॉट की जाति क्या होती है, एडवर्ब होती है, नो की क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। तो नो एडजेक्टिव है, किसके साथ आया, नाउन के साथ आया, ये मेन वर्ब है, यू हैव नो फ्रेंड, तुम्हारे पास जो है कोई भी दोस्त नहीं है, हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। यू हैव नो फ्रेंड, हैज हैव हैड जो है जनरली पोजेशन दिखाते हैं, एक इन्फॉर्मेशन मात्र है, तो इन्फॉर्मेशन मात्र है तो इसको ऑब्जेक्ट मत मानना, मैं आपको बता के आया हूँ। अच्छा एक चीज़ और है, बीइंग वाली चीज़ में हमने थोड़ा सा जो है लिंकिंग वर्ब छोड़ दी थी, या बीइंग वर्ब की बहुत ज़्यादा बात नहीं करी थी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बीइंग के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, भाई बीइंग के लिए अगला टॉपिक, इस वाली वीडियो से अगला टॉपिक लिंकिंग वर्ब नाम का एक टॉपिक होगा, जिसमें आपको बीइंग बहुत अच्छे समझ में आएगा, वहां हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं वापस आता हूं इसी पे, मैंने कहा यू हैव नो फ्रेंड, तो हैव आपकी मेन वर्ब होगी, अकेली वर्ब रखी है तो मेन वर्ब है। तो मैंने आपसे कहा इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाओ, मैंने आपसे कहा इस सेंटेंस का क्या बनाओ, इंटरोगेटिव बनाओ। तो हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारे दिमाग में एक बात जो है घुसी हुई है, बोले जी हैज हैव हैड जो है वो, हैज हैव हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हमारे दिमाग में एक बात जो है तय है कि हैज हैव हैड तुम्हें कहीं मिल जाए, हैज हैव हैड कहीं मिल जाए तो वो तुम्हें हेल्पिंग वर्ब देखना है। गलत है बात, ये धारणा ही गलत है। हैज हैव हैड के साथ अगर कोई थर्ड फॉर्म रखी है तो वो मेन वर्ब हो गई, हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन अगर हैज हैव हैड अकेला आया है तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब है। और आपने जैसे माना इसको इंटरोगेटिव बनाने की कोशिश करी, तो आपने कहा हैव यू नो फ्रेंड, तो यू सब्जेक्ट हो गया, नो फ्रेंड उसके बाद में लिखा है, चलो ठीक है इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपने सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हैव रख दिया। क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है, नहीं ये स्ट्रक्चर गलत है, ये स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। बोले सर कैसे गलत है, गलत ऐसे है कि आपने मेन वर्ब उठा के शुरू में रख दी। मैंने आपसे कहा ना अकेली वर्ब है तो कौन सी वर्ब होगी, बोले जी मेन वर्ब होगी, तो आपने मेन वर्ब भी उठा के शुरू में रख दी, जो कि आपने गलत कर दिया। अगर आपने मेन वर्ब उठा के शुरू में रख दी और आपने गलत कर दिया, तो इसका सही तरीका क्या है साहब, बोले जी सही तरीका ये हो सकता है कि हैव यू नो फ्रेंड में हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और मैं आपको पहली क्लास में ही बता के आया हूं कि प्राइमरी वर्ब्स में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी वर्ब्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए डू या डस का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डस का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए। तो यू हैव नो फ्रेंड्स में हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, डू या डज लगाना पड़ेगा। बोले जी डू या डज मेरी हेल्पिंग वर्ब बनेगी, मैंने कहा ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू नो फ्रेंड्स ऐसे क्या, ऐसे लिख दो। अच्छा एक सेकंड, हैव मेन वर्ब भी तो लिखनी है, ये हमारी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब दे दी, उसके बाद हैव आ गया, उसके बाद आपने कहा नो फ्रेंड, और ये मेरा क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आपको समझ में आना चाहिए कि यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ प्लूरल वर्ब आती है, तो यू के साथ आप कहेंगे डू। तो सेंटेंस बनेगा यू हैव नो फ्रेंड्स का इंटरोगेटिव बनेगा डू यू हैव नो फ्रेंड, यू हैव नो फ्रेंड का बनेगा डू यू हैव नो फ्रेंड। क्यों बनेगा साहब, क्योंकि ये हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बदले जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तुम्हें पता होना चाहिए। सब्जेक्ट से पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, किस रूप में आती है, डू या डस के रूप में आती है। प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, सिंगुलर के साथ डस लगाते हैं, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत कॉमन सी कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मैंने कहा यू हैव नो फ्रेंड्स, बोलेगा बोले नहीं जी मेरे तो कोई भी दोस्त नहीं है। तो फिर मैंने पूछा क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तो तुमने कहा नहीं मेरे तो कोई दोस्त नहीं है। फिर मैं तुमसे पूछा तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं है, वाई यू हैव नो फ्रेंड। मैं तुमसे पूछा क्या ये सेंटेंस ठीक है, वाई यू हैव नो फ्रेंड, तुम्हारा कोई भी दोस्त क्यों नहीं है, मैंने तुमसे सेंटेंस पूछा। अब तुम्हें समझ में फिर से आना चाहिए कि अगर सेंटेंस प्रश्नवाचक है, अगर सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है, अगर सेंटेंस कैसा है इंटरोगेटिव है, तो तुम्हें इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को देख के एक बात समझ में आनी चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस तब बनता है जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जा चुकी हो। यहां पे आपका सब्जेक्ट है यू, ये WH वर्ड है, ध्यान रखना,
ठीक है, ये आपकी अकेली वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो गई साहब। ये नो फ्रेंड उसके बाद में लिखा है जानकारी के लिए, इसको कॉम्प्लीमेंट इन जनरल कह सकते हैं, हालांकि वो भी कहना गलत होगा। हाँ, वाई यू हैव नो फ्रेंड, कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई भी दोस्त क्यों नहीं है, मैं तुमसे पूछा। सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट से पहले क्या नहीं है? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आप कुछ बच्चे क्या कहेंगे, वाई हैव यू नो फ्रेंड्स कर देंगे, वाई हैव यू नो फ्रेंड्स, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि हैव मेन वर्ब है, मेन वर्ब को उठा के थोड़ी ले जाओगे, जब जब वर्ब अकेली है तो वो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को उठा के नहीं ले जा सकते। लेकिन इसका इंटरोगेटिव बना सकते हैं। बोले सर कैसे? वाई हैव कौन सी फॉर्म है? बोले जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? अभी बताया, डू या डज आता है। कहेंगे आप वाई डू यू हैव, क्यों? हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके बदले हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? बोले जी डू आ गई। और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस कैसा बन गया? इंटरोगेटिव बन गया। व्हाई डू यू हैव नो फ्रेंड, व्हाई डू यू हैव नो फ्रेंड, सेंटेंस कैसा बन गया? इंटरोगेटिव बन गया। मुझे लगता है बात आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है, फिर देखो, वेयर इज लिविंग योर फ्रेंड दीज डेज, कि तुम्हारा जो दोस्त है वो आजकल कहाँ रह रहा है? तो वेयर WH वर्ड है, ठीक है साहब। योर फ्रेंड आपका सब्जेक्ट है ना, और दीज डेज मतलब आजकल, तो ये आपका एडवर्ब है। टाइम की बात कर रहे हो ना, कहाँ? आजकल, ये एडवर्ब हो गया। समस्या ये है, आपने सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया, आपने सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया। मैं पूछूं सही है या गलत है? सही है या गलत है? देखने में सही लग रहा होगा, वेयर इज लिविंग योर फ्रेंड दीज डेज। गलत है सेंटेंस। गलत इसलिए है क्योंकि जब जब आप सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो प्रश्नवाचक बनाते समय दोनों शब्द को, दोनों वर्ब्स को कभी भी स्टार्टिंग में नहीं रखते। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कभी भी शुरू में नहीं आती, केवल हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद रखी होती है। अगर बात समझ में आई हो तो इसको सही करने का तरीका क्या है? बोले सर तरीका सही ये है कि आप कहेंगे वेयर इज योर फ्रेंड, वेयर इज योर फ्रेंड लिविंग दीज डेज। हो सकता है तुम्हें ना दिख रहा हो, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, वेयर इज योर फ्रेंड लिविंग दीज डेज, देखो अब दिख गया होगा, वेयर इज योर फ्रेंड लिविंग दीज डेज। तो आपका सब्जेक्ट हो गया योर फ्रेंड, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, और उसके बाद मेन वर्ब आपने सब्जेक्ट के बाद रखी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब मत रख देना पहले, मेन वर्ब हमेशा कहाँ आएगी? बाद में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ शुड टीच इंग्लिश, इंग्लिश कैसे पढ़ानी चाहिए? तुम बताओ कैसे पढ़ानी चाहिए? जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसी पढ़ानी चाहिए? बताओ जरा। अब देखो, सेंटेंस जैसे है हाउ शुड टीच इंग्लिश, वाक्य गलत है, लेकिन सही कैसे हो सकता है? ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुम पहचानने की कोशिश करो। जैसे टीच है, टीच वर्ब है, शुड है मॉडल, मॉडल्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब, और टीच क्या हो गई? मेन वर्ब। हाउ आई जो भी है, शुड टीच मतलब पढ़ाना चाहिए। मैं पूछूं क्या पढ़ाना चाहिए? बोले जी इंग्लिश, तो टीच के बाद इंग्लिश रखा है, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आगे देखा हाउ, हाउ जो है WH वर्ड है, लेकिन WH वर्ड के साथ साथ मैं तुमसे पूछूं हाउ क्या होता है? इससे दो तीन, अगर तुम मेरे साथ ये दो तीन क्लास पढ़ चुके हो तो तुम्हें ये बात क्लियर हो गई होगी अब तक कि हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, और हाउ भी क्या ही होगा? तो हाउ भी क्या ही होगा? बोले सर एडवर्ब का ही काम करेगा। हाउ किसका काम करेगा? बोले जी एडवर्ब का ही काम करेगा। हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, हाउ क्या होता है? एडवर्ब होता है। हाउ क्या होता है? एडवर्ब होता है। बोले सर अभी कैसा एडवर्ब है? क्या हाउ अभी एडवर्ब ऑफ मैनर है? नहीं, हाउ की वजह से सेंटेंस प्रश्नवाचक बन रहा है, तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। क्या है ये? इंटरोगेटिव एडवर्ब है। फिलहाल ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। हाउ है तो एडवर्ब ही, हाउ का रिप्लाई देने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। यहां पे हाउ ने सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया, तो हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है। एक बात। दूसरा, मैं पूछूं हाउ की ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडवर्ब, लेकिन तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि तुम्हारी वर्ब के पास सब्जेक्ट नहीं है। सोचो, हाउ शुड टीच इंग्लिश, इंग्लिश कैसे पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन तुम ये सोचो कि हाउ शुड टीच इंग्लिश में सब्जेक्ट कहां रह गया? सब्जेक्ट तो आया ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं आया, और सब्जेक्ट आने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। आप कहेंगे हाउ शुड, कुछ भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट ऐड करो, लेकिन करो। आप कहो हाउ शुड आई, जैसे मैं कहता हूं हाउ शुड आई टीच इंग्लिश, कि मुझे कैसे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, मैं सजेशन की बात कर रहा हूं। तो हाउ शुड आई टीच, आई सब्जेक्ट हो गया, उससे पहले हेल्पिंग हुआ, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। हाउ कैसे पढ़ानी चाहिए, आपने तरीके की बात करी, तो हाउ शुड आई टीच इंग्लिश, ये मेरा सेंटेंस अब क्या हो गया? ठीक हो गया। आई की जगह कुछ और भी रख सकते हो, तुम यू रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वो, लेकिन कुल मिला के मैं कह रहा हूं सेंटेंस गलत था। कैसे गलत था? क्योंकि सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए मैंने कहा वाई दे हैव नॉट कम येट। अब देखो ये वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में क्या फर्क है? ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, दोनों वाक्य देखो, यहां पर आपने सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैव शुरू में नहीं रखा, हैव शुरू में रखना गलत था, आपने डू या डज रखा। क्यों? क्योंकि हैव अकेला आया था इसलिए उसको मेन वर्ब माना, हैव अकेला आया था इसलिए उसको मेन वर्ब माना। लेकिन सेम गोज विद, नॉट सेम गोज विद दिस सेंटेंस, व्हाई दे हैव नॉट कम येट, वो अब तक क्यों नहीं आए हैं? तो आपने जब ध्यान से देखा होगा तो सेंटेंस, पहली बात तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना है, ठीक है,
दूसरी बात, कम है मेन वर्ब, हैज है। जब मैंने कहा हैज हैव हैड के साथ कोई और वर्ब आ जाए तो वो मेन वर्ब है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म भी है, कम केम कम होता है, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। बोले सर कैसे पता चला? अरे ये नोट बैठा तो है, ये चीख चीख के बता रहा है, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, नॉट के बाद मेन वर्ब आती है। तो यहाँ पे हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया। अगर यहाँ पे हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया और सेंटेंस प्रश्नवाचक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव का प्रयोग सब्जेक्ट, जो अगर वो हेल्पिंग वर्ब बना है, सब्जेक्ट से पहले ना हो, सब्जेक्ट के बाद ना होकर सब्जेक्ट से कहां होगा? पहले होगा। तो ये हैज हैव का स्थान यहां नहीं है। आप कहेंगे वाई हैव दे नॉट कम येट, वाई हैव दे नॉट कम येट, कि वो अभी तक क्यों नहीं आए? वाई हैव दे नॉट कम येट। अब सेंटेंस आपका क्या हो गया? सही हो गया। मुझे लगता है आपको कुछ सेंटेंसेस का बेसिक समझ में आया होगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। आई नो वाई हैव दे नॉट कम येट, वेयर ही हैज गॉन, वेयर हैज ही गॉन इज अ सीक्रेट प्लेस। हाँ जी, आई नो वाई हैव दे नॉट कम येट, मुझे पता है कि वो अब तक क्यों नहीं आए हैं। वेयर ही हैज गॉन, वो कहाँ गया है? वेयर हैज ही गॉन इज अ सीक्रेट प्लेस, जहां वो गया है एक सीक्रेट स्थान है, आप ये कह रहे हो। 3 सेंटेंस एक बार ठीक करना जरा, कैसे ठीक होंगे? अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ज्ञान होगा तो मुझे लगता है आप इन सबको ठीक कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। बताओ भाई क्या बनेगा? आसान ही है वैसे सेंटेंस, टेंशन मत लेना। हाँ जी, देखो मैं करा देता हूँ, पेन कहाँ है? जेब में है। आई नो वाई हैव दे नॉट कम येट, देखो ध्यान से सुनना, मुझे पता है कि वो क्यों नहीं आए। तो आई सब्जेक्ट हो गया, नो आपकी वर्ब हो गई। ध्यान से सुनना, सेंटेंस असर्टिव है, फुल स्टॉप लगा है। मुझे पता है कि वो क्यों नहीं आए, तो इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? आई नो वॉट, मुझे क्या पता है कि वो अब तक क्यों नहीं आए हैं। मुझे क्या पता है कि वो अब तक क्यों नहीं आए हैं, तो इस नो का रिप्लाई ये है, आई नो वॉट, मुझे क्या पता है, वाई हैव दे नॉट कम येट, कि वो अब तक क्यों नहीं आए हैं, मुझे ये बात पता है। ठीक है, तो नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है पूरी की पूरी क्लोज, नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है पूरी की पूरी क्लोज। और ध्यान रखना, क्लोजेस को इंटरोगेटिव बनाना गलत होता है, क्लोजेस को इंटरोगेटिव नहीं बना सकते, और ये तो वैसे भी सबऑर्डिनेट क्लोज है। बोले सर सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है? अगर मुझसे टीचिंग में पढ़ के आए हो, टेट में पढ़ के आए हो, तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं आएगी, वरना कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लोज की जानकारी बहुत जरूरी है अगर आपको इंग्लिश में अपना बेस बनाना है। बोले सर कैसे पता चलेगा? आपने तो पढ़ाया नहीं है। पढ़ाया है। सेंटेंस क्लास 2, 45 मिनट की शायद क्लास है। सेंटेंस पार्ट 2, सेंटेंस एंड इट्स टाइप पार्ट 2। अब मैं ये दोनों क्लासेस, मतलब सेंटेंस वाली क्लास जो है इसी से पहले डाल दूंगा, मतलब जो वर्ब की क्लास होगी इससे पहले आपको सेंटेंस की क्लास पढ़ी मिल जाएगी। उसमें जो आपका जो सीक्वेंस होगा, कोर्स का जो सीक्वेंस होगा, उसमें आपको ये दोनों क्लासेस, सेंटेंस पार्ट 1 और सेंटेंस पार्ट 2 दोनों पढ़ी मिल जाएंगी। वो जरूरी है आपके समझ के लिए, देख लेना। कभी सोचो बोले मैं तो वर्ब भी पढ़ूंगा जी, है ना, बिना उसके काम नहीं चलेगा। मैं आधे टाइम रेफरेंस दूंगा, तुम बैठे देखोगे। ठीक है, सब कुछ रिलेटेबल है। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी एक क्लोज है। क्या है ये? एक क्लोज है। आई नो वॉट, आई नो वॉट, मुझे क्या पता है, वाई हैव दे नॉट कम येट, कि वो अब तक क्यों नहीं आए हैं। तो ये एक क्लोज है। क्या है ये? एक क्लोज है। मैं पूछूं कौन सी क्लोज है? बोले सर सबऑर्डिनेट क्लोज है। कौन सी क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। और सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी ध्यान रखना प्रश्नवाचक नहीं बनती, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज जो है इंडिपेंडेंट नहीं होती। सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंडेंट क्लोज होती है मेन क्लोज पर। हालांकि ये तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्लॉज है, लेकिन मैट्रिक्स वैट्रिक्स तुम्हें नहीं समझाया मैंने, तुम ज्यादा खो जाओगे, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। तो इतना ध्यान रखो, ये क्लोज है। क्या है ये? नो का ऑब्जेक्ट है। ये नो का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इतना भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें इतना तो समझ में आ रहा होगा कि फुल स्टॉप लगा है। अगर फुल स्टॉप लगा है इसका मतलब इंटरोगेटिव नहीं है बात। अगर बात इंटरोगेटिव नहीं है तो दे तुम्हारा सब्जेक्ट है और नॉट तुम्हारी हेल्पिंग, नॉट सॉरी, नॉट तो तुम्हारा आया ही है, नॉट के बाद जो आया वो मेन वर्ब है, और नॉट से पहले जो आना चाहिए वो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो हैव का स्थान यहां गलत है। आप कहेंगे आई नो वाई दे हैव नॉट कम येट। अब सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। बोले सर हैव बाद में क्यों रखा? हैव बाद में इसलिए रखा क्योंकि सेंटेंस प्रश्नवाचक था ही नहीं। अगर वाक्य प्रश्नवाचक होता तो इस हैव को मैं उठा के शुरू में रखता। जैसे देखो, मैं कहूं आपसे वेयर ही हैज गॉन, वो कहां चला गया? जैसे ही लास्ट में आपने प्रश्नवाचक देखा तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि हैज का स्थान यहां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेन वर्ब है गॉन। बोले हैज क्या? हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से कहां आएगी? पहले आएगी, तभी तो वाक्य प्रश्नवाचक बनेगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से कहां आएगी? पहले आएगी। तो आप कहेंगे वेयर आप कहेंगे वेयर हैज ही हो गया सब्जेक्ट, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, वेयर हैज ही गॉन। अब सेंटेंस आपका ठीक है, लेकिन ऊपर वाला वाक्य प्रश्नवाचक नहीं था, तो हैज हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करा जाएगा। एक बात। नेक्स्ट देखो,
मैं आपसे फिर से कहूँ, सेंटेंस में फुल स्टॉप देख के समझो कि फिर से वही बात है, फुल स्टॉप अगर लगा है मतलब इंटरोगेटिव कुछ भी नहीं है। और अगर आपको डिटेल में समझना है कि भाई इंटरोगेटिव कुछ नहीं है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये इंटरोगेटिव कैसे नहीं है, इसको प्रश्नवाचक क्यों ना बनाया जाए। इसको प्रश्नवाचक इसलिए ना बनाया जाए क्योंकि ये कैसी क्लोज है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। क्या है ये? सबऑर्डिनेट क्लोज है। और सबऑर्डिनेट क्लोज के लिए सेंटेंस पार्ट 2 देखो जाके, बहुत जरूरी है, बिना देखे काम नहीं चलेगा। अगर तुम जेन्युइनली पढ़ना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, सेंटेंस पार्ट 2 देखो। नहीं देखोगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें समझ में आना है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लोज है, और सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रश्नवाचक बनने का गुण नहीं होता। सबऑर्डिनेट क्लोजेस में प्रश्नवाचक, सबऑर्डिनेट क्लोजेस प्रश्नवाचक बन ही नहीं सकती, उनके अंदर इंटरोगेटिव बनने का गुण होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोजेस का अपना कोई वजूद ही नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लोजेस आई होती है किसके लिए? मेन क्लोज के लिए। सबऑर्डिनेट क्लोजेस किसके लिए आई होती हैं? मेन क्लोज के लिए। खैर खैर, वेयर हैज ही गॉन इज अ सीक्रेट प्लेस। तो वेयर हैज ही गॉन एक सब्जेक्ट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये एक सब्जेक्ट है। क्या? वेयर हैज ही गॉन, कि वो जहां वो चला गया है एक सीक्रेट स्थान है। मैं आपसे कहूं इज़ेमार वाजवर अकेला आया है, बोले सर बिल्कुल आया है। तो मैं इसको बीइंग वर्ब कह सकता हूं, बोले सर कह सकते हो। अब जैसे जैसे तुम बड़े हो गए और अगला टॉपिक तुम्हारा क्या है? लिंकिंग वर्ब है, तो बीइंग कह के बीइंग के अलावा क्या भी कह सकते हैं? बोले सर लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। अब कुछ बच्चे पूछेंगे लिंकिंग वर्ब होता क्या है, देखते रहिएगा आज तक, ठीक है। नहीं अभी जरा जुड़े रहो। तो बीइंग जो है, बीइंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब इसको कह सकते हैं जब जब इज़ेमार वाजवर अकेला आता है। अ सीक्रेट प्लेस क्या है? लिंकिंग वर्ब के बाद जो नाउन रखा होता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो फिलहाल ये कॉम्प्लीमेंट है। बोले सर क्या है कॉम्प्लीमेंट, क्या नहीं, करेंगे चर्चा बाद में। मैं फिलहाल सब्जेक्ट समझाना चाहता हूं कि यहां पर लिंकिंग वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट रखा है, और फिर वही बात, इस सब्जेक्ट के चक्कर में सेंटेंस इंटरोगेटिव बना नहीं बना, वाक्य अगर प्रश्नवाचक नहीं बना, तो तुमने कैसे इस हैज को शुरू में रख दिया? तुम्हारे पास क्या अधिकार है इस हैज को शुरू में रखने का, जब वाक्य प्रश्नवाचक बना ही नहीं? एक तो बेसिक बात यह है, तुम्हें क्लॉजेस के बारे में जानकारी नहीं भी है तो वाक्य प्रश्नवाचक नहीं बना। अगर नहीं बना तो हैज पहले कैसे आ गया? और अगर हैज पहले नहीं आया तो आप कहेंगे वेयर ही हैज गॉन। आप कहेंगे वेयर ही हैज गॉन, वेयर ही हैज गॉन। ये लिखने का तरीका बेहतर होगा। और अब ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है? सही है। तीनों वाक्य मैंने आपको खोल के बांध दिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक बढ़िया सी स्लाइड है क्वेश्चन वर्ड की। देखो अब कुछ शब्द हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। कुछ शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं आपसे कहीं कहीं भी आपको व्हाट, विच, हु या हुम मिले, ये 4 शब्द आपको मिल जाए, तो ध्यान रखना ये शब्द जो है वो प्रोनाउन के रूप में काम आते हैं। किस रूप में आते हैं? प्रोनाउन के रूप में काम आते हैं। अब बच्चे पूछेंगे बोले सर कौन सा प्रोनाउन? भाई ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। मैं आपसे कहूं व्हाट, विच, हु या हुम, बोले सर कौन से प्रोनाउन बनेंगे? अगर ये सेंटेंस के बीच में आए हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक नहीं बना रहे हैं तो इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। व्हाट, विच, हु या हुम को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अगर ये वाक्य के बीच में आए हैं, अगर ये वाक्य के कहां हैं? बीच में आए हैं, और प्रश्नवाचक नहीं बना रहे तो रिलेटिव। अगर ये वाक्य के शुरुआत में आए हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक बना रहे हैं तब इनको प्रोनाउन तो कहेंगे, लेकिन कैसा प्रोनाउन? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तब कैसा प्रोनाउन? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन कुल मिलाकर है ये क्या ही? प्रोनाउन ही है। क्या? व्हाट, विच, हु, हुम। व्हाट, विच, हु, हुम, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और बता दूं, जो हु है वो प्रोनाउन तो है, लेकिन प्रोनाउन के साथ साथ किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। हुम प्रोनाउन के साथ साथ किसका काम करता है? प्रोनाउन तो है, लेकिन प्रोनाउन भी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो हुम क्या बनता है? हुम की क्वालिटी है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। हु की क्वालिटी है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और व्हाट और विच की क्वालिटी है कि ये सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ये दोनों के रूप में काम कर सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा, कभी तो ये व्हाट या विच सब्जेक्ट बनेंगे, कभी व्हाट या विच ऑब्जेक्ट बनेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए। फिर मैं बात करता हूं व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ लॉन्ग। ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं ये जितने भी एडवर्ब्स हैं, ये सारे के सारे एडवर्ब किसका काम करते हैं? पहली बात तो ये है कि व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ लॉन्ग क्या बनेंगे? एडवर्ब बनेंगे। क्या बनेंगे? एडवर्ब बनेंगे। मैं पूछूं कैसे एडवर्ब बनेंगे? फिर वही सेम कहानी, अगर ये वाक्य के बीच में आ जाए और सेंटेंस प्रश्नवाचक ना बना हो तो ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। कैसे एडवर्ब्स हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और इनकी वजह से वाक्य प्रश्नवाचक बना हो तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होंगे। जरा एक बार पीछे देखना, ये आया, मैं आपसे पूछूं वाई वाक्य के बीच में आया और वाई के आने की वजह से सेंटेंस कभी भी इंटरोगेटिव नहीं बना, तो मैं पूछूं वाई कैसा एडवर्ब है? रिलेटिव एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है? रिलेटिव एडवर्ब है। वेयर आया सेंटेंस में, लेकिन वेयर सेंटेंस में आने के बावजूद भी वाक्य प्रश्नवाचक नहीं बना। अगर प्रश्नवाचक नहीं बना तो वेयर क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। हालांकि शुरू में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। प्रश्नवाचक नहीं बना ना, रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है। एक हाउ वाला सेंटेंस था, देखो, हाउ शुड आई टीच इंग्लिश। हाउ वाक्य के शुरू में आया और उसने वाक्य को प्रश्नवाचक बनाया। वाक्य के शुरू में आया और प्रश्नवाचक बनाया, तो हाउ जो है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। वाई शुरू में आया और प्रश्नवाचक बनाया, क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। अगर बीच में आया होता, है ना, अगर बीच में आया होता तो उसको रिलेटिव एडवर्ब मान लेते, लेकिन रिलेटिव तब मानेंगे जब वाक्य प्रश्नवाचक ना बना हो। वाई और वेयर दोनों ने सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाया, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना, काम की बात है।
अब ये बात जैसे मान लेते किसी बच्चे को नहीं पता, किसी का मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगी, तो भाई लिख लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, उस बात को लिखो, काम की बात है, बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा, अगर ये बात हो गई। बाकी एक चीज ध्यान रखना, ये तो मैंने बता दिया ये क्या होते हैं, है ना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं तुमसे कहूं वैन का कभी रिप्लाई मिल जाए, तो वैन का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है। कहीं वेयर का रिप्लाई मिल जाए तो तुम ध्यान रखना वेयर का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ठीक है। वाई का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाउ का रिप्लाई क्या होता है? हाउ का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ लॉन्ग का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री हो सकता है, ठीक है। हालांकि हाउ लॉन्ग हाउ मच भी हो सकता है, ठीक है, नहीं, हाउ लॉन्ग हाउ मच एडवर्ब ऑफ डिग्री हो सकता है, ठीक है। बस इतनी सी बातें ध्यान रखने की हैं। अब तुम कहोगे ये सर क्यों बता दी? ये इसलिए बता दी क्योंकि तुम जब कभी भी सेंटेंस को तुम जज कर रहे हो, तो तुम्हें व्हाट विच हु या हुम कभी भी दिखे, तो तुम्हें एक बात इनको देख के समझ में आनी चाहिए, कहीं व्हाट या विच दिखा, इसका मतलब वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बना होगा या ऑब्जेक्ट बना होगा, किसी न किसी का स्थान लिया होगा उसने, या तो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। मैं तुमसे कहूं हु मिला है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हु नाम का आदमी सब्जेक्ट ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तुम्हें हुम मिला, तुम्हें पता होना चाहिए हुम नाम का आदमी केवल क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ये सब चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। अगर बात क्लियर है तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं साहब। who ho- oh, who hoped you there, who helped you there? Sorry guys. Who helped you there? Whom you helped there? Whom they chased? Who broke these chairs? चार सेंटेंस है, एक बार इनको देखो कि आप इनको सही कर सकते हो कि नहीं, या ये ऑलरेडी सही है। आप इनको सही कर सकते हो या ये ऑलरेडी सही है, जरा एक बार देख के मुझे बताइएगा। आप समझदार हैं। और चार सेंटेंस है, आसान है, ऐसी दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि इनमें समझने की आवश्यकता पड़ती है हु हुम वालों में, खास करके कि वर्ब कहाँ रखी जाए। इन सेंटेंसेस में ये कंफ्यूजन ज्यादा रहता है कि वर्ब कहाँ रखी जाए, ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पॉज कर लेना अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जवाब देने में टाइम लगेगा। वैसे तो चार सेंटेंस इतना मुश्किल काम नहीं है, अब तक आप दे चुके होंगे जवाब। मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने कहा हु हेल्प्ड यू देयर, तुम्हारी किसने मदद करी वहां पर? तुम्हारी मदद किसने करी? तुम जब समस्या में थे तुम्हारी किसने मदद करी? बोले जी मेरी मदद तो राम ने करी, श्याम ने करी, सीता ने, गीता ने, जो भी आप कह रहे हो। लेकिन हु हेल्प्ड यू देयर में एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि साहब हेल्प जो है वर्ब है, इस वर्ब से पहले मैंने कहा हु जब जब आएगा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। और यू क्या है? वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। यू आपका क्या हो गया? बोले जी ऑब्जेक्ट हो गया। देयर मतलब कहाँ? वहां किसी स्थान की बात कर रहे हो, तो देयर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर मैं हु हेल्प्ड यू देयर कहता हूं तो हेल्प से पहले हु आया। बोले सर एक बात बताओ, सेंटेंस अगर प्रश्नवाचक बना, बोले सेंटेंस अगर प्रश्नवाचक बना तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं रखी गई? क्या ये सेंटेंस ठीक है? तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि हु जो है वो सब्जेक्ट है। हेल्प्ड आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म? बोले जी सेकंड फॉर्म है। आपको पता हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप किसका यूज करते हैं? बोले जी डू और डस का यूज करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोले जी वर्ब की सेकंड फॉर्म में किसका यूज करते हैं? मैंने कहा डिड का यूज करते हैं। आपने कहा सही बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हु से पहले हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाई? देखो हु से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना गलत होगा। ये सेंटेंस ऐसे का ऐसा ही सही है, ये वाक्य ऐसे का ऐसा ही क्या है ठीक है, हु हेल्प्ड यू देयर ऐसे का ऐसा ही ठीक है, कुछ भी समस्या की बात नहीं है। बोले सर कैसे? देखो, अगर कोई सब WH वर्ड खुद से ही सब्जेक्ट बना है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना गलत होगा। दो नियम है। कैसे नियम है? कितने नियम है? दो नियम है। एक नियम यह है कि कभी भी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। एक बात, वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले क्या रखी जाती है? बोले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, एक नियम। दूसरा नियम यह है कि कभी भी कोई WH वर्ड सेंटेंस में आया है, वाक्य में आया है, तो उसका प्रयोग सेंटेंस के सबसे शुरुआत में होता है। WH वर्ड का प्रयोग सबसे शुरुआत में होता है। अब जैसे यहां पे लिखा आपने हु हेल्प्ड यू देयर, अगर मैं इस सेंटेंस को ठीक करने की कोशिश करूं या इस सेंटेंस में ये नियम लगाने की कोशिश करूं कि सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे डिड हु हेल्प यू देयर। तो यहां क्या होगा? हेल्प आपकी मेन वर्ब है, हु आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट से पहले हेल्प सेकंड फॉर्म में था तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में हेल्पिंग वर्ब रख दी। तो जैसे ही आपने हेल्पिंग वर्ब रखी तो एक नियम तो आपने फॉलो किया कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, लेकिन इस एक नियम को फॉलो करने के चक्कर में दूसरा नियम का खंडन हो गया। दूसरा नियम को गलती कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए WH वर्ड से पहले किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करा जाता। इस WH वर्ड से पहले अगर तुम डिड रख दोगे तो WH वर्ड
WH वर्ड सबसे शुरू में आता है, उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ध्यान रखना। WH वर्ड वाक्य के सबसे शुरू में आता है, तो अगर तुम शुरू में डिड रख दोगे तो इसका मतलब ये ग्रामेटिकली गलत हो गया। ये ग्रामेटिकली क्या हो गया? गलत हो गया। इसीलिए इस वाले वाक्य में WH वर्ड जो है सब्जेक्ट है और इससे पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब डिड वगैरह के रखने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे का ऐसा ही ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि अगर डिड शुरू में रखोगे तो वो WH वर्ड से पहले चला जाएगा, जो कि ग्रामेटिकली गलत होगा। एक बात। दूसरी, मैंने सेंटेंस दूसरा देखा, मैंने कहा whom you helped there, तो फिर वही बात, हेल्प्ड आपकी वर्ब है और वर्ब से पहले कौन सा केस? बोले जी सब्जेक्टिव केस। वर्ब से पहले कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। तो वर्ब से पहले यू रखा है, सब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको अभी बताया पिछली वाली स्लाइड पे, हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं आपसे कहूं हुम क्या है? बोले जी हुम तो ऑब्जेक्ट है। हुम क्या है? हुम तो ऑब्जेक्ट है। देयर क्या है? अभी बताया ऊपर, देयर एडवर्ब ऑफ क्या है? प्लेस है। मैं अब आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में क्या ये सेंटेंस सही है? क्या इस सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग सही हुआ है? नहीं, इसमें गलती है। अब जरा ध्यान से देखो, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और तुम्हें पता होना चाहिए सेकंड फॉर्म के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। बोले जी डिड का यूज करते हैं। तो डिड का यूज जब तुम सब्जेक्ट से पहले करोगे तो क्या वो WH वर्ड से पहले जा रहा है? अगर वो WH वर्ड से पहले जा रहा है इसकी तरह, तो यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर WH वर्ड के बाद जा रहा है तो यूज करना पड़ेगा। देखो जरा, यू मेरा सब्जेक्ट है, हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है वर्ब जो है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसको सब्जेक्ट से पहले रखना। देखना सब्जेक्ट से पहले ये स्थान है तो सही है ना, ये सब्जेक्ट से पहले रखोगे तो ये WH वर्ड के बाद आ रहा है और सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, इसका मतलब हमें रखना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे whom did you helped की जगह लिखेंगे help, क्योंकि did का हमने यहां सेकंड फॉर्म यहां यूज कर ली तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, है ना। आ जाओ जरा, whom did you help there, तुमने वहां किसकी मदद करी? whom did you help there। बोले सर यहां पे क्यों रख दिया? क्योंकि सब्जेक्ट you था, whom सब्जेक्ट नहीं था। whom से पहले कुछ रखना पड़ता तो वो गलत होता, जैसे who से पहले रखना पड़ रहा था तो वो गलत है। लेकिन whom के बाद रख रहे हो ना, you सब्जेक्ट से पहले रख रहे हो हेल्पिंग वर्ब, whom के WH वर्ड के बाद है, इसका मतलब हमें रखनी पड़ेगी। और ये सेंटेंस अब ठीक हुआ, ये सेंटेंस अब ठीक हुआ। जरा देखना, whom they chased, एक सेंटेंस ये मैंने लिखा। चेस्ड आपकी क्या है? बोले सर चेज तो वर्ब है। वर्ब से पहले कौन सा केस? बोले जी सब्जेक्टिव केस। वर्ब से पहले कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव दे आ गया। मैं पूछूं हुम क्या है? हुम तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, हुम तो ऑब्जेक्ट होगा, हु सब्जेक्ट होगा, हुम ऑब्जेक्ट होगा, हु सब्जेक्ट होगा, हुम ऑब्जेक्ट होगा। अगर बात समझ में आई तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें देखना पड़ेगा वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करना पड़े? हेल्पिंग वर्ब का। अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी तो चेस्ड या चेस, आप कहेंगे चेस, और आप यहां रखेंगे डिड। हुम डिड दे चेज, whom did they chase, उन्हें उन्होंने किसको चेस किया? उन्होंने किसको चेस किया? हु होता है कौन, हुम होता है किसको, तो दे चेस्ड, उन्होंने चेस किया। मैं पूछूं हुम किसको, उन्होंने किसको चेस किया? अब तुम कहोगे सर डिड क्यों रखना पड़ा? भाई प्रश्नवाचक बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले क्या रखोगे? हेल्पिंग वर्ब रखोगे। सब्जेक्ट से पहले क्या रखोगे? हेल्पिंग वर्ब रखोगे। वही आपने रखी। बोले सर ना रखे बिना काम चल जाता? भाई नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जा रही है, हुम से पहले थोड़ी जा रही है, या WH वर्ड से पहले थोड़ी जा रही है, जो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, ये ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हु ब्रोक दीज चेयर्स, किसने इन चेयर्स को ब्रोक कर दिया? मैं आपसे पूछूं ये सेंटेंस गलत है या सही है? मेन सवाल तो ये है कि वाक्य गलत है या सही है। अगर तुम समझदार हो तो वाक्य सही है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों नहीं जरूरत है? देखो, ब्रोक आपकी वर्ब हो गई, दीज चेयर, ब्रोक व्हाट, क्या तोड़ा? बोले जी ये चेयर्स तोड़ी। मैं पूछूं किसने? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमें पता है हु तो सब्जेक्ट बनता ही है। अगर ब्रोक को देखो तो ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बोले सर इसके लिए हेल्पिंग वर्ब रख दूं क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है, मैंने कहा रख दो। तो ब्रोक की सेकंड फॉर्म होगी, बोले जी डिड, ब्रोक के लिए डिड लगाएंगे। तो जब तुम डिड रखोगे तो सब्जेक्ट से पहले रखोगे, तो यहां तुम हु से पहले रखने की कोशिश करोगे। प्रश्नवाचक तो सब्जेक्ट से पहले रख के ही बनता है। जब तुम हु से पहले रखोगे, डिड रख तो दोगे, लेकिन WH वर्ड से पहले पहुंच गया, और WH वर्ड से पहले कुछ रखना सही नहीं है। यही कारण है कि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब रखने की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसे का ऐसा ही क्या है? सही है। ठीक है साहब, नेक्स्ट देखो, वॉट डिस्टर्ब राम देयर और वॉट राम डिस्टर्ब देयर। भाई दो सेंटेंस है मजेदार। एक बार अपने एंड से एक बार इनको सॉल्व करने की कोशिश करना कि इनका आंसर क्या लगा सकते हैं आप। वॉट डिस्टर्ब राम देयर और वॉट राम डिस्टर्ब देयर, बढ़िया सेंटेंसेस दो, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। अब तुम्हें एक बात और पता होनी चाहिए, मैंने कहा वॉट जो है, मैंने अभी आपको बताया कि वॉट और विच की एक खासियत होती है कि ये सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ये दोनों का काम कर सकते हैं साहब। तो तुम्हें सेंटेंस में देख के खुद पहचानना पड़ेगा। हु और हुम में तो कंफ्यूजन था ही नहीं, हु को देखा सब्जेक्ट है, हुम को देखा ऑब्जेक्ट है, कोई समस्या की बात ही नहीं थी हु और हुम में। समस्या यहां आएगी, समझे नहीं, कि वॉट जो है सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। पहचानना किसे?
तुम्हें। देखो जरा, व्हाट डिस्टर्ब्ड राम देयर और व्हाट राम डिस्टर्ब देयर, दो सेंटेंस है। मैं आपसे कहूं कि भाई डिस्टर्ब क्या है, बोले सर वर्ब है। डिस्टर्ब क्या है, बोले सर वर्ब है। देखो पता है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग समझा देता हूं। व्हाट डिस्टर्ब्ड राम देयर, किस चीज ने राम को वहां पर डिस्टर्ब किया। व्हाट राम डिस्टर्ब देयर, राम ने वहां पर कौन सी चीज डिस्टर्ब कर दी। दोनों सेंटेंस का ये मीनिंग है। हालांकि मीनिंग तो बात की बात है, ग्रामर बहुत जरूरी है साहब साहब। मैं आपसे कहूं, बोले सर कैसे पता चलेगा, बोले देखो जरा, मैंने आपसे हमेशा बताया वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ये बात तुम्हें पता हो और इसी नियम पे तुम्हें चलना है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब वर्ब के बाद राम रखा है, अगर वर्ब के बाद राम रखा है तो ये क्या हो गया, बोले सर ऑब्जेक्ट हो गया। बोले सर देयर, देयर से तो कोई मतलब ही नहीं है, एडवर्ब है, सेंटेंस के लास्ट में लिखा होगा इन जनरल। एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस है। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा बोले सर डिस्टर्ब के बाद नाउन रखा है राम, मैं कहूं डिस्टर्ब से पहले क्या आएगा। अगर डिस्टर्ब के बाद राम रखा है, डिस्टर्ब से पहले क्या हुआ, बोले सर वर्ब से पहले कौन सा केस, बोले जी सब्जेक्टिव केस। तो इस वर्ब से पहले अकेला शब्द रखा है व्हाट, अगर वर्ब के पहले अकेला शब्द व्हाट रखा है तो व्हाट क्या हो गया, बोले सर सब्जेक्ट हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, व्हाट सब्जेक्ट है, डिस्टर्ब वर्ब है, राम जो है वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो मैं इसको कहूं इसको सही कर सकते हो या ऑलरेडी सही है। ऑलरेडी सही है वाक्य यार, इसको सही करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी ठीक है। बोले सर कैसे ठीक है, यार सोच के देखो, डिस्टर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके लिए डिड रखोगे, डिड कहां रखोगे, डिस्टर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब बनती है डिड, डिड कहां रखोगे, व्हाट से पहले। अरे सब्जेक्ट से पहले रखोगे ना, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, डब्ल्यू एच वर्ड से पहले डिड रख तो दोगे, लेकिन गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड से पहले कोई शब्द रखना सही नहीं होता। डब्ल्यू एच वर्ड से पहले कोई भी शब्द रखना सही नहीं होता। इसका मतलब ये वाक्य ऑलरेडी सही है, आप चाहकर भी डिड को पहले नहीं रख सकते, तो इसको बाद में ही रखो, ये ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट राम डिस्टर्ब देयर। अब मैं आपसे पूछूं वर्ब, इस वर्ब के बाद देयर रखा है। अब तुम्हें पता होना चाहिए वर्ब के बाद देयर है, वर्ब के बाद देयर का मतलब क्या है भाई, देयर तो एडवर्ब है, देयर तो क्या है, एडवर्ब है। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां जा चुका, ऑब्जेक्ट शुरू में जा चुका। ऑब्जेक्ट कहां जा चुका, ऑब्जेक्ट शुरू में जा चुका। बोले सर मुझे तो नहीं आया समझ में, मैंने कहा कोई बात नहीं, इधर देखो, डिस्टर्ब वर्ब है, वर्ब के जस्ट पहले क्या रखा है, बोले सर वर्ब के जस्ट पहले राम रखा है। डिस्टर्ब करने का डूअर कौन है, कौन डिस्टर्ब करेगा, बोले जी राम ने डिस्टर्ब किया। तो डिस्टर्ब हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब का डूअर कौन है, बोले जी राम हो गया। तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब से पहले कौन सा केस, वर्ब से पहले कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई राम जो है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बोले सर फिर व्हाट को क्या मानूं, या राम को सब्जेक्ट ही क्यों माना। अरे वही बात है ना, वर्ब से जस्ट पहले कौन रखा होगा, बोले जी सब्जेक्ट रखा होगा। तो वर्ब से पहले बोले जी दो शब्द रखे हैं, व्हाट या राम, लेकिन वर्ब अपने से पहले जस्ट कौन देखेगा, राम देखेगा। वर्ब से पहले दो शब्द हैं, व्हाट और राम, तो वर्ब के जस्ट पहले कौन है, बोले जी राम है, तो इसी को क्या मान लो, सब्जेक्ट मान लो। अगर राम सब्जेक्ट हो गया तो व्हाट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। व्हाट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब मैं आपसे पूछूं ये सेंटेंस सही है, नहीं साहब ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर मार्जिन है हेल्पिंग वर्ब को पहले रखने का। कैसे, मैं आपसे कहूं व्हाट, बोले सर व्हाट, बोले सर राम, बोले सर राम। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब जो है सेकंड फॉर्म है, अगर मैं इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करता हूं तो मुझे डिड रखना पड़ेगा, लेकिन डिड किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले। ये व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट है, मुझे सब्जेक्ट से पहले रखना है। हमें बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो हम हेल्पिंग वर्ब रख रहे हैं वो सब्जेक्ट से पहले ना चली जाए, सब्जेक्ट से नहीं सॉरी, डब्ल्यू एच वर्ड से पहले ना चली जाए, सब्जेक्ट से पहले तो रखनी ही है। सब्जेक्ट से पहले क्या रखोगे, डिस्टर्ब सेकंड फॉर्म थी, तो यहां रखेंगे डिड। व्हाट डिड राम डिस्टर्ब देयर, और ये आ गया क्वेश्चन मार्क। मैं आपसे पूछूं अब सेंटेंस सही है, अब सेंटेंस सही है। क्यों, क्योंकि भाई डिड को जब तुम रखने की कोशिश करोगे तो डिड तो सब्जेक्ट से पहले आया ना, डब्ल्यू एच वर्ड से पहले थोड़ी आया। इसका मतलब हम इसको यहां पे पहले रखेंगे, व्हाट डिड राम डिस्टर्ब देयर। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है बात समझ में आई होगी जो मैं कन्वे करना चाहता हूं। हाँ जी, विच कलर अमन लाइक्स मोस्ट, विच कलर अट्रैक्ट्स अमन मोस्ट। यहां पर विच एडजेक्टिव के रूप में आया है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। लाइक्स वर्ब है, अमन है, और विच कलर है, और मोस्ट जो है वो क्वांटिटी बता रहा है, तो इसको एडवर्ब मानेंगे। ये क्या है, एडवर्ब है, इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। फिर से वही बात, अट्रैक्ट्स वर्ब है। अब देखो वर्ब के बाद एक नाउन रखा है, तो अट्रैक्ट्स हुम, किसको अट्रैक्ट करता है, बोले जी अमन को। तो वर्ब के बाद नाउन रखा है तो उसको क्या मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो। यहां तो कंफ्यूजन ही खत्म हो गया, वर्ब के बाद नाउन रखा है, अट्रैक्ट्स के बाद नाउन रखा है अमन, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस वर्ब से पहले व्हाट कलर रखा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया साहब, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। बोले जी मोस्ट, मोस्ट क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। क्वांटिटी बताना चाह रहे हो, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। डिग्री क्वांटिटी एक ही होते हैं। आ जाओ, मैं आपसे कहूं विच कलर अमन लाइक्स मोस्ट, विच कलर
अमन लाइक्स मोस्ट, कि भाई अमन जो है कौन से कलर को ज़्यादा लाइक करता है। जरा ध्यान से देखो, वर्ब के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, वर्ब के बाद तो एडवर्ब रखा है, तो वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया होगा, वर्ब के पहले चला हो गया। अब वर्ब के पहले दो लोग रखे, अमन और विच कलर, तो फिर वही बात, वर्ब से पहले कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, तो वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट हो गया, अमन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो विच कलर क्या बचा, विच कलर क्या बचा, विच कलर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हाँ जी। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई सेंटेंस कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये वाला सही है। ये वाला क्यों सही है, क्योंकि अट्रैक्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर तुम अट्रैक्ट्स का डू या डज हटा के सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाने के लिए, सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए जब डू या डज शुरू में रखोगे, तो डू या डज रखने के लिए आपको व्हाट से पहले रखना पड़ेगा, और व्हाट से पहले रखना तो पॉसिबल ही नहीं है। डब्ल्यू एच वर्ड से पहले तो रख नहीं सकते, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड ही क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड खुद से क्या है, सब्जेक्ट है, तो डब्ल्यू एच वर्ड से पहले तो रख नहीं सकते, क्योंकि ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला वाक्य बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन हाँ, मैं तुमसे कहूँ यहां चेंज करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। आपकी वर्ब है लाइक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब लाइक्स वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वाक्य प्रश्नवाचक है, अगर वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना है तो आपको सब्जेक्ट से पहले क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी। बोले सर ये तो विच से पहले थोड़ी जा रही है, डब्ल्यू एच वर्ड से पहले चली जाती तो समस्या आती। सब्जेक्ट ये रहा, इस सब्जेक्ट से पहले क्या रख दो, इस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख दो। बोले सर हेल्पिंग वर्ब क्या रखूं, लाइक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर लाइक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इस एस को हटाओ और शुरू में रख दो डज, है ना, SEIS लगाया था ना आपने, तो डज लगा दिया। विच कलर डज अमन लाइक मोस्ट, कि कौन सा कलर जो है अमन को ज्यादा पसंद है। विच कलर अट्रैक्ट्स अमन मोस्ट, कौन सा कलर अमन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये इस तरीके से सेंटेंस ठीक हो जाएगा। यहां पर डज लगाने की आवश्यकता थी, नीचे कोई भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दे हैवंट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू, उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे बारे में नहीं है। एक बार देखना सेंटेंस गलत है सही है, तुम समझदार हो तो एक बार देख के बताओ कि वाक्य गलत या सही। दे हैवंट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू, देख के बताइएगा। बताओ भाई, अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक बात समझ पे आनी चाहिए कि वाक्य में मेन वर्ब नहीं है, वाक्य में मेन वर्ब नहीं है। देखो जरा ध्यान से, दे हो गया सब्जेक्ट, नॉट अगर आया है तो नॉट से पहले हैव हो गई हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा एडवर्ब होता तो तुम्हें पता होना चाहिए, नॉट के बाद मेन वर्ब आती है। मैं आपसे कहूं मेन वर्ब कहीं है ही नहीं। कैसे, अबाउट हो गई प्रपोजिशन, उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, यू। ठीक है, एनी हो गया डिटर्मिनर या एडजेक्टिव, और किसके लिए इंफॉर्मेशन, जिस शब्द क्लास में इन जनरल TION लगा होता है नाउन होता है, तो ये डिटर्मिनर हो गया, किसके लिए आया, नाउन के लिए आया। मैं तुमसे कहूं तुम्हारे पास मेन वर्ब है सेंटेंस में, इस वाक्य में तुम्हारे पास मेन वर्ब है, तुम्हारे पास मेन वर्ब है ही नहीं। और मैं आपको पहली क्लास में सबसे पहले यही बात समझाई कि बिना मेन वर्ब के सेंटेंस बनना पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेन वर्ब नहीं है मतलब मामला खराब हो गया, तो इस सेंटेंस को ठीक करना पड़ेगा, इस हैव को मेन वर्ब में चेंज करना पड़ेगा। इस हैव को मेन वर्ब में कैसे चेंज करेंगे, बोले सर ऐसे कर लेंगे, दे हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, बोले सर डू आती है, लगा दो, दे डू नॉट हैव, हैव क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया। और हैज हैव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आती है, बोले सर कौन आती है, डू डज आती है। बोले जी डू क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट कौन था, दे था, तो दे डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, दे डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन और अबाउट यू। अब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है साहब, ग्रामेटिकली वाक्य बिल्कुल क्या है, सही है, दे डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। आपने क्या किया, अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब रख दी, किसको देख के, वर्ब की कौन सी फॉर्म को देख के, फर्स्ट फॉर्म को देख के। आई थिंक सो बात समझ में आई होगी। चलो जी, ये है नॉट का प्लेसमेंट। जो हमने ये इतने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, चार पांच क्वेश्चन, इसमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि नॉट का प्लेसमेंट कैसे होता है। इस पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं, और इस बार जो है टेट के एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नॉट को जो है हम जोड़ के लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। इस बार टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसी वाले कॉन्सेप्ट से, और मतलब ऐसा नहीं कि मैंने नया डाल दिया, हमेशा पढ़ाता हूँ मैं। चलो गया, मजाक तो अपनी तरफ। 5 सेंटेंस है, एक बार देख के बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, तुम्हें बेहतर पता होगा। चलो पॉज कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तुम्हें लगता है तुम्हें आंसर जानना ही है, अब अपने तरफ से जानना है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है, पॉज कर लो, वरना मैं बताता हूँ, आ जाओ। मैंने कहा वी आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो वही चीज है, लर्निंग आपकी मेन वर्ब है, इजमार आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसका ऑब्जेक्ट कौन हो गया, बोले जी इंग्लिश हो गया, और इसका सब्जेक्ट कौन हो गया, बोले जी वी हो गया। मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि नॉट का जब यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब
और मेन वर्ब के बीच में आपने नॉट का यूज कर लिया, जो कि बिल्कुल सही है। हमें पता भी होना चाहिए, दो हेल्पिंग वर्ब होती है तो पहले वाली की जस्ट बाद नॉट लगा दो, तीन होती है तो भी पहले वाले की जस्ट बाद लगा दो, अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा जैसे नॉट है, अगर मैंने सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश को मैं प्रश्नवाचक बनाता हूं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, वी वाई आर नॉट वी लर्निंग इंग्लिश। हालांकि प्रश्नवाचक तो खैर किसी और तरीके से बन सकता था, इस हमार को ही पहले पहुंचा देते, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड के साथ देना जरूरी है क्योंकि मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो वाई आर नॉट वी लर्निंग इंग्लिश, वाई आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश, वाई आरंट वी लर्निंग इंग्लिश, मैं पूछूं तीनों में से कौन सा सही है, तो समझदार को इशारा काफी। एक चीज ध्यान रखना, नॉट का प्रयोग आप वाक्य में सब्जेक्ट से पहले नहीं कर सकते, ये नियम कानून नहीं कहता। क्यों नहीं कहता, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखना, वी है हमारा सब्जेक्ट, अभी बताया ऊपर वी सब्जेक्ट है, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, चलो मान लिया, ये नॉट हमारा एडवर्ब हो गया। यार सब्जेक्ट से पहले एडवर्ब रख दोगे, सारी बात सोच के छोड़ो। सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कभी एडवर्ब बताता है, बताओ, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कभी एडवर्ब बता सकता है? नाउन प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट, वी मतलब प्रोनाउन, प्रोनाउन की विशेषता एडवर्ब बता देगा? नहीं बताएगा। यही कारण है कि कभी भी आप ध्यान रखना, आप अगर सेंटेंस को प्रश्नवाचक बना रहे हो, अगर आप वाक्य को प्रश्नवाचक बना रहे हो, तो वाक्य प्रश्नवाचक बनाने का तरीका है कि आप केवल हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखो और जो नॉट है उसको सब्जेक्ट के कहां रखो, बाद में रखो। ये तरीका जो है बिल्कुल क्या होगा, सही होगा वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने का। नॉट जो है इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं जा सकता, समझे, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं जा सकता। जैसे हमने लिखा वाई आर नॉट वी, आपने वी से पहले आर और नॉट दोनों रख दिया, मैं पूछूं ये सेंटेंस सही, ये सेंटेंस गलत, बोले सर सही कैसे होगा, हमने नॉट का प्रयोग वी के बाद किया। ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज और हमारे दिमाग में आई, मैंने आपसे कहा वाई आरंट वी लर्निंग इंग्लिश, अब की बार आपने वी से पहले आर और नॉट रखे, लेकिन दोनों रख दिए जोड़ के, दोनों रख दिए जोड़ के। अब ये सही है, अब ये क्या है, सही है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं पूछूं कैसे सही है, यार ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है आर और नॉट अलग अलग शब्द है ही नहीं, अगर इस आर और नॉट को अलग अलग मान लो तो ये गलत हो, आर और नॉट अलग अलग हैं तो ये गलत है कि नॉट का प्रयोग तुमने वी से पहले कर दिया, गलत हो गया। लेकिन आरंट आपने लिखा, इसका मतलब ये अब जुड़ गया, अब ये एक शब्द है, अब ये कितना शब्द है, ये एक शब्द है, ये अलग अलग नहीं है, और ये अगर अलग अलग नहीं है इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली ये सही है। दे आरंट, सॉरी, वाई आरंट वी लर्निंग इंग्लिश, क्यों हम जो है इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, हम क्यों इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, ऐसा कुछ आपने सेंटेंस में कहा, तो वी से पहले आपने किसका यूज किया, आरंट का यूज किया, जो कि बिल्कुल सही है। बोले सर नॉट को अलग करके लिख दूं, गलत है, नॉट को बाद में रखो या पहले रखोगे तो कौन से फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, मतलब आर और नॉट को जोड़ दो, आरंट बना दो, ठीक है, या कुछ और आए, ठीक है, कुछ और आप जैसे हैव और नॉट आ जाए तो हैव नॉट लिखना गलत है, हैवंट लिख दोगे सही है, हैजंट लिख दोगे सही है, हैडंट लिख दोगे सही है, अगर उसको जोड़ के लिखोगे तो वो ठीक होगा, वरना गलत होगा। ये चीज पूछी जाती है और इसलिए मैंने आपके सामने रखी भी है, ठीक है। बहुत कुछ है भाई अभी पढ़ने के लिए, मैं तो सोच रहा था जल्दी हो जाएगा। आ जाओ, मैं आपसे कहूं दे हैव नो फूड और दे हैड नॉट फूड, दे हैड नॉट एनी फूड और दे डिडंट हैव एनी फूड, ये चार सेंटेंस है, एक बार इनको ठीक करना कि तुम इनको कैसे ठीक कर सकते हो। दे हैव नो फूड, दे हैड नॉट फूड, दे हैड नॉट एनी फूड, दे डिडंट हैड एनी फूड, बहुत छोटा छोटा कंफ्यूजन है, इसलिए आपको दिए भी गए हैं, ठीक है, इसलिए आपको दिए भी गए हैं। एक बार तुम सोच लो तो बेहतर रहेगा ना, एक बार तुम सोच लो तो बेहतर रहेगा। ये तो यूट्यूब ही चल गया था।
हुआ भाई? मुझे लगता है कर लिया होगा। चलो खैर, देखो पहला सेंटेंस देखो, दे हैव नो फूड और दे हैड नॉट फूड, दोनों में से कौन सा सही है? देखो ये वाक्य ठीक है, दे हैव नो फूड, और दे हैड नॉट फूड गलत है। दे हैड नो फूड क्यों सही है, दे हैड नॉट फूड क्यों गलत है, एक बार समझ लो। देखो समझने के लिए इसलिए सही है, ये वाला इसलिए सही है भाई, हैज़ हैव अकेला आया, मेन वर्ब बना। मैं आपसे कहूँ नो क्या होता है, नो एडजेक्टिव होता है, और अगर नो एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन चाहिए। जरा देखना, दे हैव नो फूड, फूड क्या है, नाउन है। फूड क्या है, फूड क्या शब्द होता है, फूड नाउन होता है। अब बोले सर खाना, या कॉमन सा वर्ड है, किसी चीज़ को फूड कह रहे हो, खाना कह रहे हो, तो इसको कॉमन नाउन मानोगे। कॉमन तो क्या मानोगे, खैर मटीरियल ही मानोगे फूड को, ठीक है। तो दे हैव नो फूड, तो उनके पास कोई खाना नहीं है, तो नो आया। आपको नो को देखना, नो को देखा, नो को देख के पता चला कि नो किसके लिए आया, फूड के लिए आया, नाउन के लिए एडजेक्टिव आया, बिल्कुल सही है। मैंने लिखा दे हैड नॉट फूड, जैसे आपने नॉट लिखा तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि नॉट से पहले हैड आया, हेल्पिंग वर्ब। नॉट से पहले हेड आया क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब मैं आपसे कहूँ कि नॉट से पहले हेड हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसका मतलब फूड तो मेन वर्ब होना चाहिए, लेकिन क्या फूड वर्ब है? फूड वर्ब है ही नहीं, फूड वर्ब है ही नहीं, इसका मतलब सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। दे हैड नॉट फूड कहना गलत होगा, क्योंकि अगर नॉट रखोगे तो नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब, लेकिन फूड तो वर्ब है नहीं। अगर फूड वर्ब नहीं है तो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। ये गलत है, और ये क्या है, बोले सर सही है, दे हैव नो फूड सही है। लास्ट के दो सेंटेंस देखो, दे हैड नॉट एनी फूड, दे डिडंट हैव एनी फूड। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेंटेंस को ठीक करना है, इस सेंटेंस को ठीक करना है, तो कैसे करोगे? चलो खैर, नीचे दे तो रखा है, आगे आ जाते हो, मैं सही नीचे तो क्या बताऊं। अगर तुम्हें इस सेंटेंस को ठीक करना है तो कैसे करोगे, जरा इसको देखना। मैंने कहा दे का दे हो गया, हेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। हेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बोले जी सेकंड फॉर्म है। अब तुम कह रहे हो, बोले भैया मेन वर्ब नहीं है सेंटेंस में, तो एक काम ना कर ले कि मेन वर्ब बना ले, एक काम कर ले कि मेन वर्ब बना ले। बोले सर हेड है, मैंने कहा ठीक है। हैज हैव हेड का तुम्हें पता होना चाहिए साहब। हैज हैव हेड में, हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं, हेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन मैं पूछूं ये बने किससे हैं, ये सब के सब हैव से बने हैं। इनकी बेस फॉर्म क्या होती है, हैव होती है। पहली क्लास में बताया आपको, फर्स्ट क्लास में बताया था कि इनकी बेस फॉर्म हैव होती है। तो मैंने हेड को सेकंड फॉर्म देख के, मैंने सेकंड फॉर्म के बदले किसका यूज किया, डिड का। नॉट तो आया था, मैंने नॉट ऐसे कैसे रखा। हेड को सेकंड फॉर्म देखा, जैसे ही इसको सेकंड फॉर्म देखा तो मैंने इसके लिए किसका यूज कर लिया, डिड का यूज कर लिया। बोले सेकंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड आती है, और इस हेड को मेन वर्ब बना दिया। तो जब जब हमने डिड सेकंड फॉर्म के रूप में यूज कर लिया, तो अब हमें अपनी तरफ से मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी रखनी पड़ेगी। अब मैं पूछूं हेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, तो आपके दिमाग में दो आंसर आते हैं, बोले हैज या हैव। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब जब फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़े, बेस फॉर्म रखनी पड़े, तो बेस फॉर्म के लिए किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। तो आप कहेंगे दे डिड नॉट हैव क्या हो गया, मेन वर्ब। नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई, नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन आ गई, नॉट के बाद मेन वर्ब क्या आ गई, हैव आ गई। दे डिड नॉट हैव पूरा हो गया। दे डिड नॉट हैव व्हाट, उनके पास क्या नहीं है, एनी फूड, कोई भी खाना उनके पास नहीं है। तो ये वर्ब आ गई है, उसके बाद आपने एनी फूड रख दिया। तो मुझे लगता है अब सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो गया। क्यों सही हो गया, क्योंकि नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बाद मेन वर्ब आ गई। तो नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आ गई, सेंटेंस ठीक हो गया। अब मैं पूछूं यहां गलत क्यों था, क्योंकि यहां मेन वर्ब नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट देखना, दे हैड नॉट एनी फूड, दे हैड नॉट एनी फूड, दे हैड नॉट फूड, दे हैड नॉट एनी फूड, दोनों में कोई फर्क है? अभी भी गलत ही है ये। नॉट से पहले हेड रखने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर नॉट से पहले हेड रख रहे हो तो अभी भी हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस में मेन वर्ब बची है, सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं, और मेन वर्ब नहीं है तो ये गलत है। बोले सर सही कैसे होगा, ऐसे सही होगा, देख लो जरा। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। चलें भाई आगे। जरा देखना, चार सेंटेंस हैं। दे हैव मी मनी, दे हैव नॉट मनी, दे डोंट हैव मनी, दे हैवंट अर्न मनी। जरा एक बार देख के बताना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का ही चक्कर है और कुछ नहीं है इसमें। और मुझे लगता है तुम्हें समझ में भी आ गई होगी बात अब तक तो। देखो पहले वाले को ठीक कर लो, मी मनी का कोई मतलब है नहीं, आप यहाँ कहना चाह रहे होंगे दे हैव नो मनी, आप कहना चाह रहे होंगे, आप कहना चाह रहे होंगे दे हैव नो मनी, दे हैव नॉट मनी, दे डोंट हैव मनी, दे हैवंट अर्न मनी। देखो भाई, कौन सा सही है।
पहला सही है, दूसरा गलत है। कैसे गलत है साहब? देखो, नो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि मनी जो है वो नाउन है। मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, मनी को काउंट नहीं कर सकते। मनी अनकाउंटेबल नाउन है और नाउन है कुल मिला के। तो दे हैव नो मनी। अब मैं पूछूं हैव क्या है? हैव अकेला है तो अकेला मेन वर्ब है। बोले सर इसको हेल्पिंग वर्ब ना मान लो। हेल्पिंग वर्ब मानने के लिए मजबूरी क्या है? क्या ऐसी सिचुएशन है जो हेल्पिंग वर्ब मान लूं? क्या यहाँ नॉट आया जो नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब कह लूं? नो आया, नॉट नहीं आया। क्या आया? नो आया। इसका मतलब ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन इसको देखो, दे हैव नॉट मनी, ये गलत है। नॉट यहां पर आया, जब नॉट आ गया तो नॉट से पहले क्या आता है? बोले जी हेल्पिंग वर्ब। तो नॉट से पहले हैव आया हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब बाद में मेन वर्ब होनी चाहिए। लेकिन बताओ क्या आपके पास मेन वर्ब है? नहीं है। मनी कौन सा मेन वर्ब है? मनी तो नाउन है, आपको वर्ब चाहिए मेन वर्ब। इसका मतलब ये गलत हो गया। तो बोले सर सही कैसे करूं? ऐसे कर लो ना सही। है वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के बदले डू डज रखते हैं, तो हमने क्या करा? दे प्लूरल है तो हमने डू रखा। ये डू हो गई हेल्पिंग वर्ब। नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई और नॉट के बाद हैव मैंने क्या बना दिया? मेन वर्ब बना दिया। तो हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, मेन वर्ब भी हो गई। दे डोंट हैव व्हाट, क्या नहीं है उनके पास? मनी। तो हमने मनी भी रख दिया। सेंटेंस मीनिंगफुल बन गया। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। मैं पूछूं दे हैवंट अर्न मनी, उन्होंने कोई पैसे वैसे नहीं कमाए हैं, ये गलत है, ये सही है, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि तुमने वर्ब जो है अपनी तरफ से लगा कुछ और लगा दी। कुल मिला के मेन वर्ब चाहिए और मेन वर्ब दे रखी है। मैंने कहा दे हैवंट अर्न, नॉट से पहले हैव हेल्पिंग वर्ब, ठीक है साहब। नॉट के बाद अर्न मेन वर्ब, तो आपके नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। और आपका सब्जेक्ट ये रहा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और अर्न का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बोले सर मनी हो गया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये सेंटेंस भी ठीक है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है। तो आपको समझ में आना चाहिए नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब। देखिएगा साहब, 2-3 पेजेस बचे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बचा है। दे डू नॉट वर्क और दे डू नो वर्क, मैं आपसे पूछूं दोनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है? अब आपकी अग्नि परीक्षा शुरू होती है। दे डू नॉट वर्क और दे डू नो वर्क, मैं पूछूं दोनों में से कौन सा सही है? तो एक बार जरा बुद्धि लगाई जाए, मुझे बताया जाए। पॉज कर लो, पॉज ही कर लो, ऑप्शन वही है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा सोचने में। ये दोनों सही हैं। दे डू नो वर्क और दे डू नॉट वर्क, दोनों ही बात सही है। बोले सर कैसे? ऐसे कि जो वर्क शब्द है इसकी एक खासियत है कि ये नाउन भी बनता है, इसकी एक खासियत है कि ये वर्ब भी बनता है। वर्क शब्द दोनों काम कर सकता है, वर्ब भी बनेगा, नाउन भी बनेगा। देखो जरा ध्यान से, दे डू नॉट वर्क, दे सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है। नॉट यहां पे आया तो नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। बोले जी डू हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मैंने कहा ठीक है। नॉट के बाद मेन वर्ब होनी चाहिए। तुम्हें पता है कि वर्क जो है वो मेन वर्ब बनता है, वर्क जो है वो वर्ब बनता है। तो दे डू नॉट वर्क कि वो जो है काम नहीं करते, ठीक है। नहीं, आ जाओ जरा, दे डू नो वर्क। अब मैं आपसे कहूँ डू अकेला आया, बोले सर नो क्या होता है? बोले सर नो एडजेक्टिव होता है। वर्क क्या होता है? बोले सर नाउन होता है। तो एडजेक्टिव के बाद वर्क क्या आ गया? बोले सर नाउन आ गया। बोले सर डू अकेला रह गया, मैंने कहा अकेला रह गया तो क्या हो गया? अगर डू अकेला है तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। डू अकेला है तो क्या हो जाएगा? बोले सर मेन वर्ब हो जाएगा। बोले सर वर्क क्या करेगा? नो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। तो वर्क यहां पे किसका काम कर रहा है? नाउन का। बोले सर ये भी ठीक है, मैंने कहा ये भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि वर्क जो है वो वर्ब भी बन सकता है और नाउन भी बन सकता है। इसका मतलब दोनों ही बातें क्या है? सही है, कोई समस्या की बात है ही नहीं। बोले ऐसे बहुत से शब्द हैं, मैंने कहा है जरा देख लो। वर्क, हेल्प, डाउट, नीड, रेन, चेंज, स्लीप, डांस और ड्रीम, ये ऐसे शब्द हैं, ये वो शब्द हैं, मैंने आपके लिए हाथों हाथ ही नीचे लिख दी हैं, जो नाउन का भी काम करते हैं और वर्ब का भी काम करते हैं। ये दोनों का काम कर सकते हैं, ठीक है। बोले सर मुझे दिख नहीं रहा। अगर नहीं दिख रहा, पीपीटी जो पीडीएफ होगी उसमें देख लेना, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं, मैंने पढ़ भी दी है। अगर तुम्हें उतार नहीं है तो मान लेते हैं, ठीक है। आ जाओ जरा, 2-3 पेज और हैं, टेंशन ना लो, अभी करते हैं पूरा। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कॉमन लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कॉमन लेने की बात कर रहे हैं, हम कि कॉमन ले सकते हैं, क्या करते हैं। उस प्रकार के कुछ क्वेश्चन ये हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। इस बार भी टेट में जो है एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वाला, कॉमन वाला। यू हैव एंड विल बी माई बेस्ट फ्रेंड, है ना। अब देखो ऐसा है, यू हैव एंड विल बी माई बेस्ट फ्रेंड, तो समस्या ये है बच्चे कि एंड लगा है, मैंने कहा लगा है। एंड से पहले हैव आया, मैंने कहा आया। बोले सर विल के साथ बी आया, मैंने कहा आया। माई बेस्ट फ्रेंड है, यू हमारा सब्जेक्ट है। समस्या पता है क्या है? समस्या ये है कि विल हेल्पिंग वर्ब है, मैंने कहा है। बोले सर बी हेल्पिंग, ये हो गई मेन वर्ब, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं यहां पे जो हैव है ये मेन वर्ब है, सोच के बताओ ये मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? भाई समस्या यही है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर ऐसी होगी कभी तुम सोच रहे हो, धीरे धीरे होगी, टेंशन ना लो, मैं हूं साथ में। यू हैव एंड विल बी माई बेस्ट फ्रेंड, मैं आपसे कहूं, अब देखो तुम ये समझना, कॉमन ऑमन लेने वाली बात बात की, तुम इसको हटा के देख लो एक बार।
तुम कहो यू हैव माई बेस्ट फ्रेंड, यू हैव माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड रखते हो। क्या कहना चाह रहे हो तुम? यू हैव माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड रखते हो। या अगर तुम इस हैव को मेन वर्ब रख लो, मान लोगे, तो जब जब हैव मेन वर्ब बनता है तो पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है। तो यू हैव माई बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे पास मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम ये कहना चाह रहे हो। या तुम ये कहना चाह रहे हो यू हैव बीन माई बेस्ट फ्रेंड, कि तुम पास्ट से लेके प्रेजेंट तक मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हो, एंड विल बी, और फ्यूचर में भी रहोगे। यही तो कहना चाह रहे होंगे। कहने का मतलब है यहां पर हैव को मेन वर्ब नहीं मान सकते, हैव को, हैज, हैव, हैड को मेन वर्ब नहीं मान सकते। बोले सर क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि मेन वर्ब जब ये बनता है तो पोजीशन दिखाता है, अधिकार की बात हुई नहीं है, तो मेन वर्ब है नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर हैव हेल्पिंग वर्ब है और विल बी हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गई, मैंने कहा हो गई। लेकिन मेन वर्ब तुमने क्या रख रखी है? बी रख रखी है। अगर मेन वर्ब बी रखी है तो इस बात का मतलब है कि विल के साथ भी बी आएगा और हैव के साथ भी बी आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए मेन वर्ब के रूप में? सोच के बताओ, क्या हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है मेन वर्ब के रूप में? किसी भी कीमत पे नहीं आ सकती। हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब है यहां पर हैव के साथ ये गलत है, आप लिखेंगे यू हैव बीन। मेन वर्ब बी थी, बी की थर्ड फॉर्म कौन होती है? बोले सर बीन होती है, तो आप कहेंगे यू हैव बीन एंड विल बी माई बेस्ट फ्रेंड। यू हैव बीन मतलब तुम रहे हो और रहोगे। तो आप कहोगे बोले सर बीन क्यों लगाया? क्योंकि हैव और विल दोनों के साथ केवल एक वर्ब रखी थी, बी। अगर यहां पे कोई ऐसा शब्द रखा होता, कोई ऐसा मॉडल रखा होता जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती, तो ये सही था, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म चाहिए ना, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो दोनों को अलग अलग मेंशन करो, एक साथ मेंशन नहीं कर सकते, ग्रामेटिकली गलत है। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 2, वी आर एंड शेल डू आर जॉब ऑनेस्टली। ठीक है, वी आर एंड शेल डू आर जॉब ऑनेस्टली। अब देखो दो सवाल है, शेल मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और बिल्कुल सही है, शेल जो है हेल्पिंग वर्ब होता है और मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां समस्या है ही नहीं, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म। वी शेल डू आर जॉब ऑनेस्टली, हम अपनी जॉब ईमानदारी से करेंगे। सवाल आता है यहां कि यहां आर रखा है। अब तुम्हें पता होना चाहिए इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी बनता है और इज एम आर मेन वर्ब भी बनता है, तुम्हें पता होना चाहिए दोनों बनता है, हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब भी। बोले जब जब इज एम आर हेल्प मेन वर्ब बनता है, इसका मतलब होता है कि आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप कहेंगे अगर मैं इसको रख के देखूं, मैं इसको 1 मिनट के लिए हटा देता हूं, इतने हिस्से को, मैं कहता हूं वी आर आर जॉब ऑनेस्टली, हम हैं अपनी जॉब, या हम कर रहे हैं अपनी जॉब। सोच के देखो, अगर मैं इसको मेन वर्ब मानता हूं तो हम कहेंगे वी आर आर जॉब ऑनेस्टली, हम आर जॉब ऑनेस्टली, हम हैं अपनी जॉब या हम कर रहे हैं अपनी जॉब। अगर आप आर कहते हो तो मैं कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं वी आर ऑनेस्ट, हम ऑनेस्ट हैं, तो ऑनेस्ट हमारी क्वालिटी हो गई। वी आर जॉब्स, हम जॉब्स हैं। ऐसा हो सकता है कि हम जॉब्स हैं, मीनिंगलेस हो गया ना। इसका मतलब है कि आर यहां पे क्या मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा, इज एम आर किसका ही काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। बोले सर ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो, लेकिन समस्या यह है कि आर और शेल दोनों के साथ केवल एक हेल्पिंग वर्ब रखी है, डू। डू शेल के साथ तो सही है, लेकिन क्या इज एम आर के साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? बोले सर नहीं आती। इसका मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे ऐसे, आप कहेंगे वी आर डूइंग, क्योंकि इज एम आर के साथ वर्ब कौन सी लगाते हैं? आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो आप कहेंगे वी आर डूइंग आर जॉब ऑनेस्टली, हम कर रहे हैं अपनी जॉब ईमानदारी से, एंड शेल डू, और करते रहेंगे आर जॉब ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपनी नौकरी। तो इज एम आर के साथ यहां पे आपको डूइंग रखना पड़ेगा, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब आ जाओ जरा, आई हैव एंड विल स्पेंड नो मनी। मैं पूछूं ये सेंटेंस गलत है सही है? तो जरा ध्यान से देखना, विल मॉडल है जिसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? फर्स्ट फॉर्म आई है। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन आपने शुरू में हैव रख रखा है। क्या रख रखा है? हैव। अब समस्या फिर से वही बात है कि हैव हेल्पिंग वर्ब है या हैव मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो ये अधिकार दिखाएगा। क्या दिखाएगा? अधिकार दिखाएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। जरा देख लो, अब इसको फिर से अलग कर लो, इसको अलग कर लो, एक मिनट, ऐसे पढ़ो, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अधिकारी तो हुआ, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो आपने मनी पर अधिकार दिखाया कि मेरे पास पैसे नहीं है, और अधिकार दिखाया तो ये क्या ही है? ये मेन वर्ब ही है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और अगर ये मेन वर्ब है तो ये सही रखा है, आई हैव नो मनी, आई हैव एंड विल स्पेंड, एंड आई विल स्पेंड नो मनी, और मैं कोई पैसे खर्च नहीं करूंगा, मेरे पास कोई पैसे नहीं और मैं कोई पैसे खर्च नहीं करूंगा। तो वही कहानी है कि यहां पर जो है ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ऊपर हैव आया था लेकिन उसके साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ी, ऊपर हैव आया था थर्ड फॉर्म लगानी पड़ी, यहां पर हैव आया थर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में आया, ये
हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया। पहचानना किसे है? तुम्हें पहचानना है। मैंने कहा ना बहुत आसान चीज है, कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। अधिकार दिखा रहे हो तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो आगे कोई थर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं है। जब अकेला आता है तो मेन वर्ब के रूप में आता है, तब उसका मतलब अधिकार से होता है। ये तुम्हें पता होनी चाहिए बातें, और नहीं पता है तो मैं बता ही रहा हूं, लिखते रहो कॉपी में, कोई समस्या नहीं। 41 आई एम एंड विल डू माई जॉब प्रॉपरली। आई एम विल एंड विल डू, अब फिर वही बात है, इसको अलग कर लो। अब आप कहो आई एम माई जॉब, मैं अपनी नौकरी हूं या मैं अपनी नौकरी कर रहा हूं। बोले सर कर रहा हूं। तो दिक्कत यह है कि विल के साथ तो डू सही है, लेकिन क्या एम के साथ डू सही है? बोले सर एम के साथ तो डू गलत है, इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आती नहीं है। इज एम आर के साथ कौन सी फॉर्म आती है? बोले जी आई एन जी फॉर्म। तो आप कहेंगे आई एम डूइंग एंड विल डू माई जॉब प्रॉपरली। अब सेंटेंस क्या है? ठीक है, क्योंकि इज एम आर वाज वर्ब जो है फिलहाल की सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने उसको मेन वर्ब बनाया। ही हैज एंड मे हर्ट अस मोर इन फ्यूचर। ही हैज एंड मे हर्ट अस मोर इन फ्यूचर। अब देखो, मे मॉडल है, और ये मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। हैज हैव आया है अकेला, लेकिन मैं इसको अलग कर लेता हूं। देखो, अब मैं आपसे पूछूं इसको हटा के, ही हैज हर्ट अस, ही हैज अस मोर इन फ्यूचर, या ही हैज हर्ट अस मोर इन फ्यूचर? बोले ही हैज हर्ट अस मोर इन फ्यूचर। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है कि हर्ट के बारे में ध्यान रखना, हर्ट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम ही होती है। हर्ट 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 ही होता है। तो मैं आपसे कहूं, बोले भैया एक काम करो, इस हर्ट को फर्स्ट फॉर्म मान लो मे के लिए, और हैज हैव हैड के लिए इसको थर्ड फॉर्म मान लो, क्योंकि होता तो क्या ही है? हर्ट ही है। नहीं, गलत हो जाएगा। देखने में तो सेम है, लेकिन है तो गलत ही। आपने मे के साथ रखा, मतलब ये किसका काम कर रहा है? फर्स्ट फॉर्म का। अगर आप इसको हैज के साथ कॉमन लेके लिख दोगे, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि हैज के साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको चेंज करना पड़ेगा, आप कहेंगे ही हैज हर्ट। ये हर्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ही हैज हर्ट एंड मे हर्ट अस मोर इन फ्यूचर। अब सेंटेंस क्या है? ग्रामेटिकली बिल्कुल सही। अब सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, ही कैन एंड मे हर्ट अस मोर इन फ्यूचर। मैं तुमसे पूछूं, ये गलत है सही है? सही है। पूछो क्यों? क्योंकि मे और कैन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, तो मैंने कॉमन लेके लिख दिया मे और कैन दोनों की वर्ब की, दोनों की जो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, मैंने कहा है, तो ये बिल्कुल सही है। यहां हमने अलग क्यों लिखी? क्योंकि हैज को थर्ड फॉर्म चाहिए था, मे को फर्स्ट फॉर्म चाहिए था। बोले सर देखने में तो सेम है। देखने में सेम से मतलब नहीं है, फॉर्म अलग है। अगर ये थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो दोनों अलग अलग मेंशन करो। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा चलना होता है। शिवा इज माई फ्रेंड एंड ऑफन हेल्प मी। शिवा जो है वो मेरा दोस्त है और वो अक्सर मेरी मदद करता है। तो आपने कहा शिवा इज माई फ्रेंड, शिवा जो है वो मेरा दोस्त है, एंड और ऑफन हेल्प्स मी, और मेरी अक्सर मदद करता है। अब ध्यान से सुनना, एंड ऑफन हेल्प्स मी में हेल्प आपकी वर्ब है। अगर इस वर्ब से पहले ऑफन क्या है? एडवर्ब है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी बता रहे हो, अक्सर आप मदद करता है, लेकिन इस हेल्प का सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो मतलब पुराने वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट ही इसका सब्जेक्ट होगा। हेल्प का सब्जेक्ट कौन ही होगा? बोले सर शिवा ही होगा। अगर शिवा सब्जेक्ट है तो हेल्प मी या हेल्प्स मी? हेल्प्स मी कहेंगे। शिवा इज माई फ्रेंड एंड ऑफन हेल्प्स मी, वो अक्सर मेरी मदद करता है। ठीक है। हालांकि शिवा मेरा एक स्टूडेंट है, और अब वो यूपी पुलिस में लग गया है लड़का हमारा अभी लेटेस्ट, और ऐसे बदमाशी के गाने लगाता है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, बदमाशी वाले गाने समझते हो? तू नंबर गलत पकड़ रही है, कुछ ऐसे वाले गाने लगाता है वो अपने उस पर, और मैं पुलिस बन गया। आप तो टोरा अलग है। ठीक है, दोनों बच्चे भाई बहन है दोनों, मैंने उनको पढ़ाया काफ़ी, और दोनों कांस्टेबल लग गए यूपी पुलिस में। चलो खैर, मुझे याद आ गई वाली बात। मैंने 2-3 दिन पहले उसको मैसेज करके बोला, मैंने कहा तू कैसे गाने लगा रहा है, ये स्टेटस पे कैसे गाने लगा रहा है? तो हंस रहा था केवल। आ जाओ। सुपर टेट तो तैयारी वो भी कर रहा है, सुपर टेट के लिए मैंने उनको पहले ही पढ़ाया, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था, तैयारी इन द सेंस कि मैं पढ़ा भी रहा था और तैयारी भी कर रहा था सुपर टेट के लिए, उस टाइम पे वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन उस टाइम आई नहीं थी फिर वैकेंसी। तो बस वो ये, हम 4-5 लोग थे जो हम बैठ के ग्रुप में स्टडी करते थे, मैं पढ़ाता था और मतलब मेरा रिवीजन भी हो जाता था, ऐसा था। वो बिल्कुल एकदम फैमिली वाले बॉन्ड थे इन बच्चों से। थे क्या मतलब, है भी, लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि डिस्टेंस हो गई है। मैं दिल्ली हूँ, उनकी कहीं अपनी पोस्टिंग चल रही है, दोनों बच्चों की, दोनों कांस्टेबल बन गए हैं वो यूपी पुलिस में, और बढ़िया एकदम अपना। लेकिन गाने बदमाशी की चलाता है वो। 2-3 दिन पहले ही मैंने मैसेज करा उसको। आ जाओ, खैर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकल गया मैं। आई एम इल एंड रेस्टिंग एट होम, कि मैं बीमार हूँ और आराम कर रहा हूँ घर पे। अब मैं आपसे क्या कहूँ, देखो आई एम इल में अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, आई एम इल में, तो एम जो है वो अकेला आया, आई एम इल मैं बीमार हूं, इतना सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, और ये मेन वर्ब है। इज एम आर वाज वर जब अकेला है तो मेन वर्ब है। आई एम इल मैं बीमार हूं, तो एम अकेला है, बोले सर मेन वर्ब। एंड रेस्टिंग एट होम, और मैं आराम कर रहा हूं घर पे। रेस्टिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अकेली तो आती नहीं है,
वर्ब की एनजी फॉर्म अकेली तो आती नहीं है, वर्ब की एनजी फॉर्म किसके साथ आती है? इज एम आर वाज वर के। तो मैं आपसे कहूं कि इज एम आर वाज वर इसके साथ आया, तो मैं आई एम रेस्टिंग एट, आई एम इल एंड रेस्टिंग एट होम में एम को हेल्पिंग वर्ब मान लूं, गलत हो जाएगा। हालांकि रेस्टिंग के साथ आएगा तो एम ही, लेकिन एम यहां पे किसका काम कर रहा है? बोले सर मेन वर्ब का। तो तुम इसको इसके साथ नहीं रख सकते, आपको अलग से देना पड़ेगा। आई एम इल एंड एम रेस्टिंग एट होम, यहां पर एम हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर एम मेन वर्ब है, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखो, आई एम रेस्टिंग एट होम एंड वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग अ मूवी। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई वॉचिंग और रेस्टिंग ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, और यहां पर इस मेन वर्ब से पहले एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या मैं इसको कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि आईएनजी आईएनजी दोनों मेन वर्ब है और दोनों के लिए एम ही हेल्पिंग वर्ब है। तो आई एम रेस्टिंग एट होम एंड एम वॉचिंग अ मूवी लिख लो, या फिर एम को कॉमन ले लो। कॉमन लेना सही है, क्योंकि दोनों मेन वर्ब है और दोनों को हेल्पिंग वर्ब एम चाहिए, तो दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब एम आई है, ये सही है। यहां गलत हो जाता है, क्योंकि यहां एम मेन वर्ब है, यहां पे एम क्या हेल्पिंग वर्ब है। जब अलग अलग है तो मेंशन भी अलग अलग करो, ये कहने का मतलब है। हाँ, ब्लड कैरीज O2 एंड सप्लाई टू ऑल बॉडी पार्ट्स, बढ़िया सेंटेंस है, एक बार जरा देख के बताओ। और मुझे लगता है लास्ट सेंटेंस है, अगला जो है लिंकिंग वर्ब आ गया देखो तुम्हारे लिए। तो मुझे लगता है लास्ट सेंटेंस है, ब्लड कैरीज O2, ब्लड जो है क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, और सप्लाई करता है ऑल बॉडी पार्ट्स। बढ़िया सेंटेंस है यार, थोड़ा मुश्किल है वैसे तो, देखो ध्यान सुनना। ये सेंटेंस ठीक है, कैरीज वर्ब है, ठीक मतलब आधा ठीक है। ब्लड सब्जेक्ट है, ब्लड क्या कैरी करता है? बोले सर ऑक्सीजन, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एंड और सप्लाई करता है, टू हो गई प्रपोजिशन, और उसका ऑब्जेक्ट हो गया ऑल बॉडी पार्ट्स। ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को और सप्लाई करता है टू ऑल बॉडी पार्ट्स, तो सारे बॉडी पार्ट्स को वो सप्लाई करता है, ये आ गया प्रपोजिशन, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है साहब। आ जाओ जरा, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं क्या सप्लाई करता है वो? सप्लाई भी तो ट्रांजिटिव वर्ब है ना। ब्लड सप्लाईज, ब्लड सप्लाई करता है, मैं पूछूं क्या सप्लाई करता है? बोले जी ऑक्सीजन। तो जरा एक बात बताना, कैरी का ऑब्जेक्ट भी ऑक्सीजन है और सप्लाई का ऑब्जेक्ट भी ऑक्सीजन हो, ब्लड कैरी करता है और सप्लाई करता है किसको? ऑक्सीजन को। तो मैं तुमसे कहूं कि कैरी का ऑब्जेक्ट तो ऑक्सीजन है, लेकिन सप्लाई का ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन ही होना चाहिए ना। ब्लड कैरीज एंड सप्लाईज ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्ट ही क्या है? सप्लाई भी तो ट्रांजिटिव वर्ब है। ब्लड सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है? बोले जी ऑक्सीजन। तो वाट का रिप्लाई कर रहा है, तो ट्रांजिटिव वर्ब ही है। तो मैं आपको यहां पर भी क्या लिखूं? O2 लिखूं। ब्लड कैरीज O2 एंड सप्लाइज O2 टू ऑल बॉडी पार्ट्स। अब फिर से वही बात, मैं आपसे कहूं 2 बार O2 लिखना ठीक है? नहीं है, एक ही बार लिख लो। तो यहां से हटाओ, आप लिखो ब्लड कैरीज एंड सप्लाइज O2। आप कहेंगे ब्लड कैरीज एंड सप्लाइज O2 टू ऑल बॉडी पार्ट्स। आ जाओ जरा, मैं आपसे कहूं कैरीज और सप्लाइज दोनों के दोनों क्या है? आपकी मेन वर्ब है, और दोनों की दोनों मेन वर्ब में मैंने आपकी बार क्या कॉमन ले लिया? ऑब्जेक्ट कॉमन ले लिया, ठीक है, ध्यान रखना। कैरी का ऑब्जेक्ट भी क्या है? ऑक्सीजन है, और सप्लाई का ऑब्जेक्ट भी क्या है? ऑक्सीजन है, और मैंने अब की बार ऑब्जेक्ट कॉमन ले लिया। लेकिन फिर वही बात है, तुम्हें यहां सोचना पड़ेगा कि ऑक्सीजन, सप्लाई भी ट्रांजिटिव वर्ब है, और सप्लाई भी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसको भी अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? बोले जी ऑक्सीजन है। तो मैंने अब की बार क्या कॉमन ले लिया? ऑब्जेक्ट कॉमन ले लिया। तो ये इस तरीके से हम चल सकते हैं, कभी ऑब्जेक्ट कॉमन लेना पड़ता है, कभी कुछ कॉमन लेना पड़ता है, लेकिन नियम कानून के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखने में सेम लग रही तो कॉमन नहीं ले सकते। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको मजा आया होगा। थोड़ी सी मुश्किल क्लास रही होगी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वाली, क्योंकि मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल तक ले गया हूं, मैं इसको ए से लेके जेड तक मैं ले गया हूं, तो आपको मजा आया होगा, ठीक है। चलो खैर, आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, बाकी काम करते हैं ब्रेक के बाद, और मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, ठीक है।